अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का अपना 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो है ब्लैक बॉडी यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी या मुकम्मल सियाह जिस्म जिसे कहते हैं उर्दू में। उसके अलावा इमिसिव पावर यानी इखराजी ताकत और इमिसिविटी यानी इखराजियत। तो देखिए, सबसे पहले मुकम्मल सियाह जिस्म यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट और उसका कंस्ट्रक्शन समझने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो पढ़े थे, तो एक बार पहले हम उनको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं ताकि ये टॉपिक को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि 3 कोएफिशिएंट्स होते हैं, ए, आर और टी। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और टी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और इन तीनों का जो टोटल है वो हमेशा 1 होता है। ओके, तो ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। दुनिया के किसी भी जिस्म के लिए इन तीनों का जो मजमुआ है वो हमेशा 1 आएगा। अब जहाँ तक ट्रांसमिशन का ताल्लुक है, तरसील का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी हरारत की जो तरसील है या हीट एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, उसका जहाँ तक मामला है, तो दुनिया में 2 कैटेगरीज हैं चीज़ों की। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर तरसील हो सकती है और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर तरसील नहीं होती। तो जिनमें तरसील होती है उन्हें हमने डायथरमैनस बॉडी कहा था। डायथरमैनस बॉडी मतलब ऐसी जिस्म, ऐसी चीज़ें जिनमें से हरारती तवानाई तरसील हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, उनको डायथरमैनस कहा था। और दूसरे थे एथरमैनस बॉडी। तो एथरमैनस बॉडी वो लोग थे जिनमें से तरसील नहीं हो सकती। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर मान लो कोई जिस्म एथरमैनस है, इसका मतलब उसमें तरसील नहीं होगी, और अगर तरसील नहीं होगी तो उनके लिए तरसील का जो ज़रीब है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अब सपोज करते हैं कि t इक्वल टू 0 है, मतलब कोई बॉडी हमने एथरमैनस बॉडी ली है। जब हम t इक्वल टू 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a प्लस आर प्लस 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब एक काम करते हैं, a प्लस आर में से किसी एक को उधर शिफ्ट कर दो। मान लो r को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके, अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम एक बहुत बड़े टॉपिक को हम लोग अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप लोग देखिए, पहली पॉसिबिलिटी हम ये ले लेते कि मान लो r की वैल्यू 0 है। अब आपके सामने इक्वेशन है a इज इक्वल टू 1 प्लस आर और r की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। अगर हम r की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 0, और 1 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो कि r की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब आप यहाँ इमेजिन करो, 1 माइनस आर की वैल्यू 1 ले लिए तो 1 माइनस 1 इज 0, इसका मतलब a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एथरमैनस बॉडीज़ के लिए, यानी हर वो जिस्म जो गैर तरसीली होते हैं, जिनमें तरसील नहीं हो सकती, एथरमैनस बॉडी, उनमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। या तो r की वैल्यू 0 आएगी, यानी अगर r की वैल्यू 0 आई तो उनके लिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर r की वैल्यू 1 है तो फिर a की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किए, और a का मतलब 1 है, इसका मतलब उन्होंने सब कुछ एब्जॉर्ब किए। तो हम लोग इनके बारे में बोलेंगे गुड एब्जॉर्बर, मतलब ये बेहतरीन इंजेजाबी जिस्म है। ओके, ये गुड एब्जॉर्बर है, बेस्ट, बल्कि आइडियल एब्जॉर्बर हैं। ओके, और जब हम लोग इनकी बात करते हैं r इज इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जस्ट कुछ नहीं किए, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिए। तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे गुड रिफ्लेक्टर। ओके, तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं एथरमैनस बॉडी के लिए, या तो वो गुड एब्जॉर्बर बन सकते हैं या वो गुड रिफ्लेक्टर बन सकते हैं। अगर उन्होंने पूरी तवानाई, आने वाली पूरी हरारती तवानाई को अगर उन्होंने जज्ब किया तो वो बनेंगे गुड एब्जॉर्बर,
और अगर उन्होंने आने वाली पूरी हरारती तवानाई को मुनाकिस कर दिया, यानी उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो गुड रिफ्लेक्टर बन जाएंगे। ओके, ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात ये आती है कि गुड एब्जॉर्बर कौन से लोग हो सकते हैं और गुड रिफ्लेक्टर कौन से लोग हो सकते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वाइट कलर और ब्लैक कलर यानी काले कलर में और सफ़ेद कलर के अंदर क्या फ़र्क है, तो आपको सबको पता है कि वाइट कलर जो है वो रोशनी को बहुत आराम से मुनकिस करता है, और ब्लैक कलर के बारे में हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि वो बहुत अच्छा हरारती तवानाई को जज़्ब कर सकता है। जैसे गर्मी की दिनों के अंदर जो है, आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हमारी गाड़ियों के जो सीट कवर जो ब्लैक कलर के होते हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी धूप में अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते। तो उसका रीज़न ये है कि वो ब्लैक कलर होने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हरारती तवानाई को जज़्ब कर लेते, हीट एनर्जी उनमें एब्जॉर्ब हो जाती। ओके, लेकिन अगर वो वाइट कलर वाली चीज़ें अगर है तो वो बहुत आराम से उसको मुनाकिस कर देता है, यानी उसके अंदर वाइट कलर के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होगा और ब्लैक कलर के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। इसीलिए इसी फ़र्क को ध्यान में रखते हुए हम एक नया टर्म यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं, और वो ये है कि अगर मान लो कोई जिस्म बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, यानी जज़्ब करने वाला जिस्म अगर कोई है, तो हम लोग उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर की खासियत है कि वो हरारती तवानाई को जज़्ब करता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि वो ब्लैक बॉडी है, मतलब वो सियाह जिस्म है जो हरारती तवानाई को बेहतरीन तरीके से जज़्ब करे। ओके, तो ये था मामला ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट का। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम आएंगे, और वो चीज़ ये है कि क्या दुनिया में क्या हम ऐसी कोई ब्लैक बॉडी बना सकते हैं जिसके लिए A=1 हो। A=1 का मतलब क्या होगा, आइए इसकी बारीकी में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। A=1 का मतलब है, A का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, HA/H। HA का मतलब है हरारती तवानाई जज्ब होने वाली, और H का मतलब है इंसिडेंट हरारती तवानाई, और =1 है। इसका मतलब ये हुआ कि HA/H=1। अगर ये H को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा HA=H। तो क्या चीज़ नज़र आई, अगर A=1 है इसका मतलब HA=H है, मतलब जज्ब होने वाली हरारत आने वाली पूरी हरारत है। तो ये तो एक ऐसा जिस्म बन जाएगा जो आने वाली हरारत को 100% पूरा का पूरा जज्ब कर लेगा। ओके, तो क्या ऐसा जिस्म पॉसिबल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसा जो जिस्म रहेगा उसे हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, उसका नाम रहेगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी। यहाँ पर आप याद रखिए कि परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी कुदरती तौर पर भले ही दुनिया में नहीं पाए जाते, ओके, लेकिन हम आर्टिफिशियली यानी मसनवी तरीके से हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो बना सकते हैं। ओके, पहले हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर आने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि गुड ब्लैक बॉडीज़ क्या क्या हैं दुनिया के अंदर। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग चिराग इस्तेमाल करते हैं, लैंप, तो चिराग जब जलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता उसे हम कहते हैं लैंप ब्लैक, चिराग की कालक। ओके, इसे हम काजल भी कह सकते हैं। जनरली काजल बनाने का तरीका भी यही होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने एक प्लेटिनम का जो वायर होता है अगर वो लिया और उसे जलाए तो जो चीज़ जो धुआं उसमें से निकलेगा उसे हम कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ पर आप याद रखिए कि ये दुनिया के यानी ये जो धुआं या ये जो कालक इसमें से निकल रही है जलाने पर, यानी चिराग में से निकलने वाली कालक या प्लेटिनम को जलाने पर निकलने वाली जो कालक है, अगर आप उस कालक को, उस धुएं को अगर आप जमा करते हैं, वो जो ब्लैक कलर में जो चीज़ आपको मिलेगी जिसे आमतौर पर हम काजल बोल देते हैं, अगर हम उसमें एब्जॉर्प्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमको पता चलेगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 0.97 तक, मतलब 97% तक वो लोग जज्ब कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग 100% जज्ब नहीं कर सकते, 100% से बिल्कुल करीब करीब 97% तक वो लोग जज्ब कर सकते हैं, मतलब 3% हरारती तवानाई वो लोग भी मुनाकिस कर देते हैं। ओके, तो ये जो जिस्म है दुनिया के अंदर, मतलब लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक, ये ब्लैक बॉडीज़ हैं, लेकिन इनको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुदरती है। तो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले यानी नेचुरली ऑकरिंग
ब्लैक बॉडीज़ जो हैं वो ये दो हैं। इनको हम ब्लैक बॉडीज़ यानी बहुत बेहतरीन टाइप के ब्लैक बॉडीज़ के बारे में हम लोग इनको कह सकते हैं। ओके, अब हमको देखना है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब मुकम्मल सियाह जिस्म। परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसे जिस्म को कहेंगे जो आने वाली हरारती तवानाई को मुकम्मल तौर पर जज़्ब करता है। द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब 100% ऑफ हीट इंसिडेंट एनर्जी। ओके, यानी जो हीट एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है उसको 100% एब्जॉर्ब करना, पूरा का पूरा जज़्ब करने वाला जो जिस्म रहेगा उसे हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उर्दू में हम उसे कहेंगे मुकम्मल सियाह जिस्म। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फेरी। तो फेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी तैयार किए थे मसनवी तरीके से। अब उन्होंने जो ब्लैक बॉडी तैयार किए थे तो उसका डिज़ाइन हम लोग देखते हैं कि वो कैसा उन्होंने बनाया था। आप देखिए, उन्होंने एक हॉलो स्फीयर लिया, ये इस तरीके से। हॉलो स्फीयर मतलब एक खोखला ऐसा कुर्रा लिए। ओके, अब ये जो कुर्रा है तो इसको उन्होंने और एक दूसरे बड़े खोखले कुर्रे के अंदर रखा। मतलब यहाँ पर एक हमको स्फीयर और लेना है। तो आप लोग ध्यान में रखिए कि ये दो अलग अलग स्फीयर हैं और ये आपस में अलग अलग जगहों पर ऐसे कनेक्टेड होंगे ताकि वो मतलब बीच वाला जो कुर्रा है वो इधर उधर हिले झूले ना, इसके लिए उसको बीच में फिक्स करके रखेंगे। ओके, एक दो जगहों पर मतलब उसको स्क्रूज वगैरह के ज़रिए जोड़ के रखेंगे। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर खला रखते हैं और किसी एक जगह पर, मान लो कि इस जगह पर एक ऐसा ओपनिंग रहेगा, बारीक सा एक ऐसा सुराख रहेगा दोनों में, मतलब दोनों कुर्रों के अंदर सुराख रहेगा। इस सुराख के ज़रिए हम अंदर यानी इस बॉडी के अंदर जो है वो हम जा सकते हैं। ओके, किसी चीज़ को हम इसके अंदर डाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये था बाहर वाला, मतलब फेरी का जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसका ये बाहर वाला नज़ारा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आप एक ख़ास चीज़ देखिए कि ये जो बाहर वाला, ये जो पूरा का पूरा जो जिस्म है यानी आउटर सरफेस इसकी, तो ये आउटर सरफेस को हम पॉलिश करके रखेंगे, यानी ये पूरा का पूरा पॉलिश्ड है। और अंदर का जो मामला है, मतलब यहाँ का जो मैटर है इस जगह का, ये अंदर वाला ये जो है तो इसको हम पूरी तरह से इसके ऊपर लैंप ब्लैक की ऐसी कोटिंग लगा देंगे। मतलब काले कलर की इसके ऊपर ऐसी कोटिंग होगी यहाँ पर अंदर इंटरनल सरफेस के ऊपर। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर इसके अंदर इंटरनल, यहाँ पर अगर हम ऐसा लैंप ब्लैक अगर लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आने वाली हरारत को 97% एब्जॉर्ब कर पाएगा हर एक टकराव पर। यानी जब जब उसके ऊपर हीट की कोई किरण आकर टकराएगी तो जहाँ पर भी टकराएगी वहाँ 97% उसने एब्जॉर्ब होना है। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए। और बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जो कुर्रा है, तो इसको पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम एक और काम करेंगे और वो काम ये है कि जिस जगह पर ओपनिंग है, मतलब ये इस ओपनिंग को अपर्चर भी कहा जाता। आप याद रखो, अपर्चर का सीधा साधा मतलब होता है सुराख। ओके, तो ये सुराख है। जिस जगह पर ये सुराख है बिल्कुल उसके अपोजिट में यहाँ पर हम लोग एक ऐसा एक कोनिकल प्रोजेक्शन बना देंगे। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, आप इसको ध्यान में, और ये पूरा का पूरा लैंप ब्लैक से इसको जो है कोटिंग किया हुआ है। चलो ठीक है, इतना मुझे यकीन है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे इसके अंदर कि मान लो इस सुराख में से यहाँ से हरारती तवानाई जो है H वो इसके ऊपर डाले। तो क्योंकि सुराख के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ये कोनिकल अपर्चर है, तो ये हरारत जो है, हरारती तवानाई जो है वो इस जगह पर आएगी ऐसे, यानी यहाँ से वो ऐसी इसके ऊपर आएगी ऐसे, और यहाँ आकर वो टकरा जाएगी। अगर ये हरारत यहाँ के टकराती है तो इस जगह पर वो 97% एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो आपने यहाँ से 100 जूल एनर्जी अगर डाल दिए तो उसमें से 97 जूल यहाँ पर इस जगह पर एब्जॉर्ब होने वाली है, इस जगह पर 97 जूल, 97%। अब 3 जूल बाकी बचा तो डेफिनेटली वो टकरा कर यहाँ से इधर चले जाएगा। आप देखो टकरा कर वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये सरफेस ऐसी तिरछी है। ओके, कोनिकल प्रोजेक्शन बना हुआ है। आप याद रखो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन।
ओके, ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, उर्दू में हम इसे कहेंगे मखरूती उभार। तो ये मखरूती उभार है। ओके, और इसके ऊपर लैम्प ब्लैक लगा हुआ है, तो 97 जूल उसमें से एब्जॉर्ब हो गया, यानी 97% तवानाई यहाँ जज्ब हो गई, और 3% यहाँ से चले गई। तो देखो ये 3% यहाँ आ गए 3 जूल, लेकिन ये 3 जूल का 97% यहाँ जज्ब होगा इस जगह पर। अब देखो 3 जूल का अगर 97% अगर निकालना है तो वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.9 जूल। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ये जो 3 जूल आया, इसमें से 2.9 जूल यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ से जो तवानाई बची इधर जाकर जो गई तो वो 0.1 जूल बची। ओके, फिर इस 0.1 जूल का 97% यहाँ जज्ब होगा, फिर वो यहाँ से निकल कर इधर कहीं चले जाएगा। ओके, अब आप इमेजिन करो 0.1 का 97% अगर यहाँ जज्ब होता है तो ऑलमोस्ट पूरी जज्ब हो गई। तो 2 या 3 रिफ्लेक्शन होंगे अंदर ही अंदर, और 2 या 3 मरतबा यानी 2 या 3 मरतबा ये अलग अलग जगहों पर ऐसा रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ये शुआ हरारत की, और वो जज्ब हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, और उसको मौका ही नहीं मिलेगा वापस जाने का। इसका मतलब ये हुआ कि जो तवानाई आपने अंदर डाले वो तवानाई 3 या 4 मरतबा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होंगी, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाएगी। तो आप लोग देखो ये एक ऐसा जिस्म तैयार हो गया जिसने मुकम्मल तौर पर, यानी हीट एनर्जी को, आने वाली हरारती तवानाई को जिसने मुकम्मल तौर पर जज्ब कर लिया है। इसीलिए हम इसे कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी या मुकम्मल सियाह जिस्म। ओके, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक बारीक सा एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगा। आप याद रखो कि इस जिस्म के अंदर यहाँ पर ये जो छोटा सा जो सुराख है, बारीक सा जो सुराख है, सिर्फ ये सुराख का जो रगबा है वो रगबा ब्लैक बॉडी का रगबा होता है। यानी यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये पूरी की पूरी बॉडी का जो आउटर सरफेस का जो रगबा है तो ये ब्लैक बॉडी है। एक्चुअली पूरा का पूरा, वैसे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी है, लेकिन इसमें से परफेक्ट ब्लैक बॉडी के तौर पर काम करने वाली जो सरफेस है या उसका जो एरिया है वो सिर्फ ये अपर्चर है, छोटा सा जो ये जो छोटा सा यहाँ पर जो सुराख है, तो ये सुराख का जो रगबा है, सिर्फ ये सुराख का रगबा जो है ये ब्लैक बॉडी का रगबा माना जाएगा, क्योंकि यही वो जिस्म है जिसके ऊपर हरारत डालने पर 100% इंजेजाब यानी 100% एब्जॉर्प्शन जो हमको नजर आता है, तो वो सिर्फ यही वाला पॉइंट है। सिर्फ सुराख एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर आप हरारत डाल रहे हो और वो पूरा जज्ब हो रहा है। आप इमेजिन करो अगर आपने हरारती तवानाई यहाँ डाले तो वो 100% जज्ब नहीं होगी, वो क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है तो यहाँ से टकरा कर वो बाहर चली जाएगी, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा बाकी निकल जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मल सियाह जिस्म, इस पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई मुकम्मल सियाह जिस्म के तौर पे काम करने वाला अगर कोई जिस्म है तो वो ये वाला सुराख है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको फेरी का ये जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लैक बॉडी का रगबा क्या होता है, यानी मुकम्मल सियाह जिस्म का ये जो फेरी का ये जो जिस्म है मुकम्मल सियाह जिस्म, तो इसका रगबा जो है कौन सा रगबा है जो मुकम्मल सियाह जिस्म के तौर पर अमल करेगा, तो उसका जवाब रहेगा सुराख का रगबा यानी एरिया ऑफ अपर्चर। ओके, तो ये था परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो कि आर्टिफिशियल तरीके से फेरी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको तैयार किए थे। ओके, अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से मतलब जिस तरीके से ये फेरी का जो ब्लैक बॉडी है सेम ऐसा ही एक ब्लैक बॉडी वीन नाम के एक साइंटिस्ट ने भी तैयार किए थे। ओके, लेकिन उनका जो डिज़ाइन है वो स्फेरिकल नहीं था बल्कि वो सिलेंड्रिकल था यानी इस्तवाना नुमा था। देखिए उसको हम शॉर्ट में इस तरह से देख सकते हैं कि जो वीन नाम का जो साइंटिस्ट है तो उन्होंने इस तरह का एक इस्तवाना लिए। अब ये जो इस्तवाना है तो जाहिर है इस इस्तवाने के अंदर हम लोग एक और इस्तवाना इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा इस्तवाना अंदर, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और बाहर से तो ये पूरे पैक हैं। ओके, इसमें किसी एक जगह पर हम एक सुराख करेंगे, लेकिन इसमें जो सुराख रहेगा तो वो सुराख एक्चुअली स्लिट जैसा रहेगा, मतलब एक बारीक ऐसी लंबी सी लाइन। ओके, तो मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर एक स्लिट है ऐसी, तो ये स्लिट जो है ये हरारती तवानाई को अंदर ले जाने का काम करेगी और फिर वो अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी और वो हरारत बाहर नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह का कोई डिज़ाइन जो है वो वीन ने तैयार किए थे। वीन का जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है तो वो
क्योंकि उसमें जो स्लिट जो इस्तेमाल करते हैं, शगाफ जो होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी हीट एनर्जी को अंदर डालने के लिए, वो बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल होता है आमतौर पर। ओके, तो ये था परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन, मतलब आर्टिफिशियल जो ब्लैक बॉडी होती है उसका कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम एक और पॉइंट, एक और ख़ासियत की तरफ हम चलते हैं, और वो ख़ासियत जो है उसका नाम है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, उर्दू में हम इसे कहेंगे इखराजी ताकत। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल सा मतलब है। इमिसिव का मतलब है खारिज करना, और पावर यानी ताकत। ओके, तो इखराजी ताकत का जो सीधा सादा जो मीनिंग हम ले सकते हैं वो ये है कि अगर आपने मान लो कोई एक जिस्म लिए, जैसे सपोज़ करो आपने ये एक जिस्म लिए, और ये जो जिस्म है, तो सपोज़ करो कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, और इसको आपने हरारती तवानाई दी, इसके अंदर एच हरारती तवानाई है, और ये गर्म है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ में ये काफ़ी गर्म है। ओके, तो अब हम एक काम करेंगे कि इस जिस्म को ठंडे माहौल में ले जाके रख देंगे। अगर आप इसको एक ठंडे माहौल में रखोगे तो इसमें से ये हरारती तवानाई इसमें से खारिज होंगी, बराबर है। तो जब ये हरारती तवानाई इसमें से खारिज होंगी तो उसके खारिज होने की जो शरह है, यानी उसका जो खारिज होने का जो रेट है, वो रेट अगर हम निकालते हैं, मान लो कि उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ अगर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हरारती तवानाई एच डिवाइडेड बाय वो एरिया में से निकलेगी, इसलिए डिवाइडेड बाय एरिया, और वो डिपेंड करेगी टाइम पर भी, क्योंकि अगर आप कम टाइम में देखेंगे तो कम हरारत निकलेगी, ज़्यादा टाइम तक देखेंगे तो ज़्यादा हरारत निकलेगी, इसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वाला जो फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, R इज इक्वल टू एच अपॉन ए इंटू टी, ये जो R है यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, तो इसे हम कहते हैं इमिसिव पावर। ओके, आमतौर पर ये इमिसिव पावर जो होता है, तो ये इमिसिव पावर जिस्म के रगबे पर और उस टाइम पर डिपेंड करता है जिस टाइम के लिए आपने उसको एक्सपोज किया है ठंडे माहौल के अंदर। ओके, तो ये था कंसेप्ट इमिसिव पावर का। अब हम उसकी एक डेफिनेशन बना लेते हैं। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि हरारती तवानाई की वो मिकदार, यानी H हरारती तवानाई की वो मिकदार जो इकाई रकबे में से इकाई वक्त में खारिज होती है, उसे इमिसिव पावर या इखराजी ताकत कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ एमिटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, यानी यहाँ पे सरफेस एरिया भी यूनिट होना और टाइम भी यूनिट होना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिसिव पावर। ओके, ये था कंसेप्ट इमिसिव पावर का। आइए इस कंसेप्ट को देखकर इसकी हम यूनिट वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखो, आपके सामने फॉर्मूला है, इसमें ऊपर हरारत है, तो हरारत को हम जूल ले सकते हैं। ओके, मतलब तवानाई है, एनर्जी है, इसलिए उसको जूल ले लेंगे। और नीचे एरिया है, तो एरिया का मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ टाइम है, टाइम का मतलब हो जाएगा सेकंड। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एसआई यूनिट अगर बनाना चाहूँ इमिसिव पावर की, तो इमिसिव पावर की एसआई यूनिट जो है वो बन जाएगी जूल पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ एक और चीज़ आप सोचो, जूल पर सेकंड जो है ये वैट होता है, ये एक्चुअली ताकत जो है पावर उसकी यूनिट है जूल पर सेकंड, और उसे वैट कह सकते हैं। इसका मतलब जूल पर सेकंड को हटाकर आप उसकी जगह पर वैट ले सकते हो, तो वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो ऐसा यूनिट इसके बनेंगे, यानी इमिसिव पावर की दो इकाइयाँ हो सकती है, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, या फिर जूल पर सेकंड हटाकर उसकी जगह पे वैट ले लो तो वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये था कंसेप्ट इमिसिव पावर की एसआई यूनिट का। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इसके डायमेंशन पर, कि इसका डायमेंशन जो है वो क्या बनेगा। तो आप देखो, ये जो यूनिट आपके सामने दिख रही है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसमें ऊपर जूल है, आप याद रखो जूल का मतलब है तवानाई, एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है वर्क, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो जूल है इसको हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करके इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। ओके, और डिवाइडेड बाय, मतलब ये जूल की जगह पर आ गया न्यूटन मीटर, अपॉन में नीचे है सेकंड और उसके अलावा है मीटर स्क्वायर। ओके, और अब आप देखो, ये मीटर से ये मीटर का स्क्वायर कट गया। अब जो बचे हुए लोग हैं तो उनको डायमेंशन बना लो।
तो बचे हुए लोगों के अंदर जो लोग हैं पहले उनको लिख लेते हैं। आप देखो ऊपर से यहाँ पर है न्यूटन और नीचे से है सेकंड और मीटर। बस इन लोगों की अब डायमेंशन बनाना है। ऊपर जो न्यूटन है उसका मतलब है फोर्स यानी कुव्वत, और कुव्वत का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय नीचे है एस यानी सेकंड, सेकंड यानी टाइम, इसका मतलब टाइम एक बार है इसमें, मल्टीप्लाइड बाय बाजू में मीटर है और मीटर का मतलब है लेंथ यानी लंबाई, तो L1 आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब कंसेप्ट ध्यान में आ रहे होंगे पूरा। ओके, बस अब आप इस पर से इसको, ये जो इमिसिव पावर जो है, रेट ऑफ एमिशन जो है, इसका डायमेंशन आप इजीली बना सकते हैं। आप देखो ये L1 और ये L1 है, तो ये वाला L1 ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा L0। ओके, इसके बाद M, तो M1 है और कोई दूसरा M है नहीं, इसलिए M1, और ये T1 को ऊपर लाओगे तो ये -1 हो जाएगा, तो T-2 और -1, इसका मतलब ये हो जाएगा T-3। तो ये डायमेंशन होगा इमिसिव पावर का। तो अगर किसी जिस्म, कोई भी जिस्म अगर आप लेते हो, कोई भी बॉडी अगर आप लेंगे, तो उसका जो इमिसिव पावर है, उसकी जो इखराजी ताकत है, उसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और उसका डायमेंशन होगा L0 M1 और T-3। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया इमिसिव पावर का। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप देखो कि हमने अभी बात किए थे कि दुनिया में दो तरह के जिस्मों के बारे में हम बोल सकते हैं। एक को हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ओके, और दूसरे को हम कहेंगे जनरल बॉडी। जनरल बॉडी या पॉलिश्ड बॉडी बोल सकते हो आप उसको। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब रहेगा वो लोग जिनके लिए ए की वैल्यू 1 होगी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होगा, मतलब आने वाली हरारती तवानाई को वो पूरा का पूरा जज्ब करेंगे। ओके, और जब हम जनरल बॉडीज़ की बात करेंगे, मतलब आम जिस्मों की अगर बात करेंगे, तो ए जो है वो 1 नहीं होगा, बल्कि ए की जो वैल्यू है वो 0 लेस देन ए लेस देन 1 होगी, मतलब 0 से बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन उनमें, लेकिन 1 से कम होगा, मतलब वो आने वाली हरारत को पूरा पूरा जज्ब नहीं करेंगे। बराबर है, पूरा पूरा वो जज्ब नहीं करेंगे। यहाँ आप एक ख़ास बात याद रखो कि जब आप इन जिस्मों को, मतलब चाहे परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो चाहे जनरल बॉडी हो, जब आप इनको ठंडे माहौल में रखते हैं, तो ठंडे माहौल में रखने के बाद इनमें से हरारती तवानाई खारिज होना शुरू हो जाती। इनमें जब हरारती तवानाई खारिज होती है, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अंदर, तो इनका जो इमिसिव पावर होता है, जो इखराजी ताकत होती है, उसे हम R⁻B कह सकते हैं। ओके, अगर हम इमिसिव पावर को रेट के तौर पे अगर लें तो हम उसको R से डिनोट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा R⁻B, B फॉर ब्लैक बॉडी। ओके, और उसी तरीके से जब जनरल बॉडी की बात आएगी तो उसमें भी इमिसिव पावर होगा, उसका जो इमिसिव पावर है वो हम R ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि R का मतलब है इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी, और R⁻V का मतलब है इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऐसी सूरत में अगर हम इन दो लोगों का अगर रेशो लेते हैं, इन दो लोगों का अगर तनासुब लेते हैं, मतलब R का तनासुब लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू RB, R का तनासुब यानी इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी को हमने अगर तनासुब में ले लिए इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के साथ में, तो हमको एक नंबर मिलेगा। वो जो नंबर हमको मिलेगा उसे हम स्मॉल लेटर में E से जाहिर करेंगे, और इसे कहते हैं इमिसिविटी। इसका जो नाम है वो है इमिसिविटी। उर्दू में हम इसे कहते हैं इखराजियत। ओके, या फिर इसे हम इखराज का ज़रीब भी कह सकते हैं। इखराजियत बोलेंगे या इखराज का ज़रीब कहेंगे। इंग्लिश में इसे कहेंगे इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो सवाल यह आएगा कि इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को डिफाइन कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखो, R का मतलब है इमिसिव पावर। किसका इमिसिव पावर? जनरल बॉडी का। और RB कौन है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, और दोनों का ये तनासुब है। इसका मतलब इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की तारीफ ऐसी होगी कि दिए गए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई भी दिया गया जो दर्जा हरारत है, उस दर्जा हरारत पर किसी भी आम जिस्म की इखराजी ताकत और उसी टेम्परेचर पर मुकम्मल सिया जिस्म की इखराजी ताकत का जो तनासुब है वो मुस्तकिल होगा, और उसे कहते हैं इमिसिविटी या इखराजियत। ओके, अब सवाल यह आएगा कि इस फॉर्मूले को देखकर हम इसकी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। आप देखो, यहाँ पे ऊपर इमिसिव पावर है
और इमिसिव पावर की जो यूनिट हमने अभी अभी देखा था वो था वेट पर मीटर स्क्वायर। नीचे इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है, इसकी अगर ऐसा यूनिट बनाएंगे वो आ जाएगा वेट पर मीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कट जाएगी, यानी जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है। तो अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की क्वांटिटी अगर कट जाती है तो फिर ये यूनिटलेस हो जाएगा, मतलब इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। यानी इखराजियत या इखराज का ज़रीब जो है वो हमेशा यूनिटलेस होगा, उसकी कोई इकाई नहीं हो सकती और उसका कोई आबाद भी नहीं होगा, मतलब वो डायमेंशन लेस भी होगा। तो ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ओके, ये हो गया मामला इमिसिविटी का कंसेप्ट का। और ये जो मैंने आपको अभी इमिसिविटी बताया तो ये जनरल बॉडी के लिए बताया। यहाँ पर आर हमने ऊपर लिए हैं तो ये आर ऊपर लिए, इसका मतलब ये इमिसिविटी है किसकी? जनरल बॉडी की। अब सपोज करो कि हमको परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी चाहिए, तो अगर हमको परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी अगर लेना है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ले लेंगे और उसका तनासुब लेंगे इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर तनासुब लेने के लिए जो रेफरेंस हमारे पास है, आप याद रखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी से अच्छा रेफरेंस हमारे पास है ही नहीं, ये आइडियल है। तो जो आइडियल है उसको हम रेफरेंस के तौर पे नीचे ले रहे हैं। अगर आम जिस्म की इमिसिविटी लेना है तो आम जिस्म का इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, और अगर खुद ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी अगर लेना है तो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। ये तो कट जाएगा, और आरबी से आरबी अगर कट गया तो ये हो जाएगा 1, इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये जो E है एक्चुअली ये ब्लैक बॉडी के लिए है। ओके, तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो, एक बहुत ही ख़ास बात हमको नज़र आ रही है, और वो ख़ास बात ये है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो उसके लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है, और अगर हम जनरल बॉडी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लेस देन 1 आएगी, मतलब उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी 0 लेस देन इमिसिविटी लेस देन 1। तो जनरल बॉडी में और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अंदर ये फ़र्क है। अब इस पूरी कहानी से हमको क्या चीज़, मतलब क्या रिजल्ट क्या निकला, आम जिस्म में और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ का फ़र्क है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि आम जिस्म ना तो पूरी तरह जज्ब करते हैं और ना ही पूरी तरह खारिज करते हैं। जब उनके ऊपर हरारती तवानाई डालते हैं तो वो 100% पूरी तवानाई जज्ब नहीं करेंगे, बल्कि वो कुछ परसेंटेज उसका जज्ब करेंगे, और जितना जज्ब करेंगे उसका उतना ही परसेंट वो खारिज करेंगे। देखिए इस बात का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है। मान लो हमने एक ऑर्डिनरी बॉडी ली है, एक जनरल बॉडी ली है। ओके, मैं यहाँ पर इसको जनरल बॉडी कह देता हूँ। ओके, मान लो ये मैंने जनरल बॉडी लिया और इसके ऊपर 100 जूल हरारती तवानाई इसके ऊपर डाले। सपोज करो कि इसने इस बॉडी ने 100 में से 50 जूल एब्जॉर्ब किया, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यह है कि 50 जूल उसने मुनकिस कर दिया, ये वाली जो तवानाई है ये मुनकिस हो गई। अब आप गौर करो कि इस जिस्म के पास 50 जूल एनर्जी है। अब आप इसको उठाकर एक ठंडे माहौल में लाके रखो, तो क्योंकि इसने 50% जज्ब किया था इसलिए ये 50% ही खारिज करेगा। इसका मतलब ये है कि अब इसके पास 50 जूल एनर्जी है, लेकिन जब खारिज करने का मामला आएगा तो ये 25 जूल खारिज करेगा, मतलब इसका 50% जो हरारत इसके पास है उसका 50% वो खारिज करेगा। ओके, समझ में आया? मतलब ये मुकम्मल तौर पर खारिज करने वालों में से नहीं है। इस बात का मीनिंग सीधा सीधा यही मीनिंग निकलता है कि ना तो ये पूरा पूरा जज्ब करते हैं ना ये पूरा पूरा खारिज करते हैं। जितना जज्ब होगा उतने ही, जितने परसेंटेज में ये जज्ब करते हैं उतने ही परसेंटेज जज्ब की हुई तवानाई का वो खारिज करते हैं। ओके, ये थी कहानी जनरल बॉडी की। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो ब्लैक बॉडी का मामला बिल्कुल अलग रहेगा। ब्लैक बॉडी का मामला ये रहेगा कि मान लो यहाँ पर ये हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसको हमने 100 जूल एनर्जी इसको दिए, ये क्या करेगा 100 जूल पूरी जज्ब करेगा और इसमें से मुनाकिस कुछ नहीं होगी। और फिर जब आप इसको ठंडे माहौल में ले जाके रखेंगे तो ये जो 100 जूल एनर्जी इसके पास थी ये पूरी की पूरी खारिज कर देगा। यानी 100% इंजेजाब और 100% इखराज, पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्प्शन होगा, पूरा का पूरी तवानाई एब्जॉर्ब करेगा, पूरी की पूरी तवानाई जो एब्जॉर्ब किया था वो पूरी की पूरी खारिज करेगा अगर आप उसको ठंडे वातावरण में ला कर रखते हैं तो ये फ़र्क है परफेक्ट ब्लैक बॉडी में और जनरल बॉडी में या ऑर्डिनरी बॉडी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा
ये एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है तो वो यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर आप याद रखो कि इंजेज़ाब का और इखराज के जो मामले हैं तो इनको लेकर यानी जिस्म जो है वो हरारती तवानाई कैसे जज़्ब करते हैं और कौन सी मिकदार में वो खारिज करते हैं, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रियोस्ट। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एक नज़रिया बताया था जिसे प्रियोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहा जाता, मतलब हरारती तवानाई के अदला बदली यानी उसके तबादले का नज़रिया। तो प्रियोस जो था तो उसका ये कहना था कि अगर मान लो आपने कोई एक जिस्म लिए, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे वो आम जिस्म हो, उसको आपने हरारती तवानाई दिए तो उसने तवानाई जज़्ब किया H। जब आप उसको ठंडे माहौल में रखेंगे तो इसमें से हरारती तवानाई खारिज होंगी। लेकिन प्रियोस का ये कहना था कि हरारती तवानाई वो सिर्फ खारिज नहीं करेगा बल्कि साइमल्टेनियसली वो हरारती तवानाई को जज़्ब भी करेगा, यानी उसके अंदर हरारती तवानाई जज़्ब भी होती जाएगी और उसमें से हरारती तवानाई निकलती भी जाएगी। अब ये सवाल आता है कि ये कौन सी तवानाई की, यानी कि तवानाई जज़्ब होने वाली तवानाई ज़्यादा होगी क्या खारिज होने वाली तवानाई ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर्स पर। सपोज़ करो कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है और माहौल का जो टेम्परेचर है वो T0 है। तो यहाँ पर हम 3 अलग अलग केस बना सकते हैं। पहला केस, मान लो T इक्वल टू T0 है, यानी जिस्म का टेम्परेचर और उसके वातावरण का टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग यानी माहौल का टेम्परेचर अगर दोनों सेम है तो जितनी तवानाई वो जज़्ब करेगा उतनी ही तवानाई वो खारिज करेगा। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा रहता है तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसे आप थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर वो हरारती तवाजुन में रहेगा वो जिस्म, क्योंकि उसका टेम्परेचर और उसके माहौल का टेम्परेचर सेम है, इसलिए जिस मिकदार में वो तवानाई जज़्ब करता रहेगा उतनी ही मिकदार में वो तवानाई खारिज करता रहेगा साइमल्टेनियसली, उसी वक्त, यानी साथ साथ में दोनों काम साथ में चलेंगे। तो ये मामला हो गया पहला केस। दूसरा केस हम ये इमेजिन कर लेते हैं, मान लो T ग्रेटर देन T0 है, मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और माहौल का टेम्परेचर कम है। तो अगर माहौल का टेम्परेचर कम है मतलब माहौल जो है वो ठंडा है और वो जिस्म जो है वो गर्म है, तो इसमें से हरारती तवानाई निकलने वाली जो तवानाई है वो ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पर खारिज होने वाली तवानाई का जो रेट है वो ज़्यादा रहेगा और आने वाली तवानाई का रेट कम रहेगा, मतलब वो तवानाई जज़्ब करेगा लेकिन कम रेट में, वो तवानाई खारिज करेगा मतलब ज़्यादा रेट में। ओके, तो ये वाले केस के अंदर हरारती तवानाई खारिज होती रहेगी। और ये मामला कब तक चलेगा, कब तक वो हरारती तवानाई खारिज करेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी जब तक हरारती तवाजुन नहीं आ जाता तब तक ये हरारती तवानाई खारिज करता रहेगा। ओके, यानी ज़्यादा मिकदार में खारिज करता रहेगा और कम मिकदार में जज़्ब करेगा। तीसरा और आखिरी केस हम ये बना सकते हैं कि मान लो T लेस देन T0 हो, इसका मतलब जिस्म का टेम्परेचर कम है और माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माहौल गर्म है और जिस्म ठंडा है। तो ऐसी सूरत के अंदर माहौल का जो टेम्परेचर है, माहौल की जो हरारत है वो जिस्म के अंदर तेज़ी से जज़्ब होंगी, यानी इस मरतबा ये जिस्म हरारत को ज़्यादा तेज़ी से जज़्ब करेगा और कम तेज़ी से खारिज करेगा। और जाहिर सी बात है ये मामला कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर यानी जिस्म का और माहौल का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ओके, तो उस वक्त तक इसमें हरारती तवानाई जो है वो माहौल से आती रहेगी। तो ये था प्रियोस्ट का हीट एक्सचेंज का नज़रिया। आप इसको अलग अलग पॉइंट्स बनाकर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस्म जो है वो कोई दुनिया का कोई भी जिस्म जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर हो, ये कंडीशन है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं इसे, ये जो टेम्परेचर है इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है। सबसे छोटा सबसे कम टेम्परेचर दुनिया में जो पॉसिबल है वो 0 डिग्री केल्विन है और इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है टेम्परेचर के मिनिमम वैल्यू का, और ये जो 0 डिग्री केल्विन से ऊपर का अगर आप टेम्परेचर लेते हैं किसी बॉडी का, तो प्रियोस का ये कहना था कि 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर वाले जिस्म के अंदर हरारती तवानाई खारिज भी होती रहेगी और जज़्ब भी होती रहेगी माहौल के साथ में। और ये खारिज होना और जज़्ब होना ये डिपेंड करेगा उन दोनों के टेम्परेचर्स पर। अगर जिस्म का टेम्परेचर और माहौल का टेम्परेचर सेम है तो जितनी तेज़ी से वो जज़्ब करेगा उतनी तेज़ी से वो खारिज करेगा, नतीजे में थर्मल इक्विलिब्रियम कायम रहेगा, मतलब जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, ना बढ़ेगा ना कम होगा।
अगर जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा है और माहौल का टेम्परेचर कम है तो अब वो जिस्म तेज़ी के साथ हरारती तवानाई को खारिज करेगा और कम तेज़ी में यानी स्लो मोशन में वो हरारती तवानाई को जज्ब करेगा। ये भी मामला उस वक्त तक चलेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो जाते। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो आपको नोट करना है उसके अंदर वो ये है कि अगर जिस्म का टेम्परेचर कम हो और माहौल का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो मतलब माहौल ज़्यादा गर्म है और जिस्म ठंडा है, तो माहौल से हरारती तवानाई जिस्म के अंदर ज़्यादा तेज़ी से आएगी और जिस्म से हरारती तवानाई कम तेज़ी से बाहर निकलेगी। ओके, और इसीलिए वो जिस्म जो है वो धीरे धीरे करके गर्म होता जाएगा उस वक्त तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ओके, तो ये थी कहानी प्रियोस्ट हीट थ्योरी, हीट एक्सचेंज की थ्योरी का। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमारे ये मेन पॉइंट्स जो थे वो आज के इतने ही थे। मुझे उम्मीद है आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब कुछ नए पॉइंट्स के साथ में हम लोग अगले लेक्चर में हम अगले पॉइंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।